अब आज का मैनेजमेंट गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स और इस कंपनी के एमडी और सीईओ रवि चावला साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रवि जी, एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। बहुत सारी चीजें जो आपसे चर्चा करनी थी, उसमें सबसे प्रोमिनेंट तो Q2 नंबर्स। पहले लाइए जरा Q2 नंबर स्क्रीन पे। रवि सर, जब पहले अपफ्रंट देखा मैंने तो देखा आए 6% साल दर साल बढ़ी। मैंने कहा फीके से नंबर्स हैं, पर एक्चुअली जब फिर सोचा कि वो सीजनली चैलेंजिंग समय था, वो कई सारे आपके पीयर्स कहूं या इंडस्ट्री पीयर्स कहूं, ज्यादा बेहतर टर्म होगा, वो एक्सेसिव मॉनसून, फ्लडिंग, इस तरह का सिनेरियो पेंट कर रहे थे कि दिक्कतें आ गई थी, एक्सपेक्टेशन ज्यादा दिक्कतें आ गई थी। तो फिर देख के लगा फिर नंबर्स तो डिसेंट हैं, लेकिन आपने भी आई एम श्योर इस तरह के चैलेंजेस कई सारी ज्योग्राफीज, कई सारे पार्ट्स में फेस किए होंगे। कितना डिस्ट्रप्शन रहा इन सब नेचुरल क्लैमिटीज के चलते रवि सर इस धंधे इस क्वार्टर में? गुड आफ्टरनून आशीष जी। जैसे आपने बताया, कुछ ये क्वार्टर जो रहता है ये मॉनसून क्वार्टर रहता है नॉर्मली, और हमने देखा कि ये टाइम थोड़ा इलेक्शन की भी जो लैग इफेक्ट थी Q1 की वो भी रही है। कुछ प्रोजेक्ट्स टाइम लग रहे हैं स्टार्ट होने में, बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि पॉजिटिव क्वार्टर रहा है। इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, हम भी ग्रो कर रहे हैं 2-3x। अगर हमारे आंकड़े देखेंगे आप, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हुआ है। फैक्ट्री फिल जो हमारा 8-10% है उसमें हम कमर्शियल व्हीकल्स को देते हैं, उसमें थोड़ी मैं कहूँगी स्लोनेस आई थी। बट मैं कहूँगा ओवरऑल हमारा इंटैक्ट है कि 2-3x मार्केट ग्रोथ हम करते हैं और कर रहे हैं हमारे स्ट्रैटेजी से। और जो आंकड़े आपने देखे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा रहा है, लगभग 7-8% रहा है, और अगर फैक्ट्री फिल निकालेंगे तो डबल डिजिट के आसपास है। और रेवेन्यू थोड़ा कम रहा है, हमारा एक एडब्लू प्रोडक्ट है उसमें थोड़ी कम कंजम्पशन रही है इस क्वार्टर में। बट ओवरऑल आप देखेंगे प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ रहा है, बोथ Q2 एंड H1। 15% EBITDA अगर आप देखेंगे, ये क्वार्टर थोड़ा कम था, बट ओवरऑल 15.5% ग्रोथ है EBITDA में। और ओवरऑल पैट भी देखेंगे आप 21% H1 फिगर्स जो है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा H2 अच्छा रहेगा, क्योंकि H2 नॉर्मली एक अच्छी सीजन रहती है प्रोडक्ट्स की। तो उम्मीद है कि ये इंडस्ट्री ग्रोथ भी कायम रहेगा। नहीं, आपने सही कहा, वॉल्यूम्स अच्छे थे। आपकी खुद ही की रिलीज में था या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में था, जिसमें भी था, 9% वॉल्यूम ग्रोथ की आपने बताया कि Q2 में देखने को मिला। 9% वॉल्यूम ग्रोथ के सामने रेवेन्यूज एक्चुअली 6% बढ़े। तो इसमें कुछ रियलाइजेशंस भी ठंडे पड़े क्या रवि सर इस बीते क्वार्टर में? ऐसा हुआ क्या? नहीं, हमारे रेवेन्यू में हमारे एक एडब्लू प्रोडक्ट है वो थोड़ा कम रहा है। और दूसरे में कहूंगा तो वो कम रहा तो वॉल्यूम से रिफ्लेक्ट हो रहा होगा रवि सर, है ना? हाँ जी, वन मिक्स में जो है, जो मिक्स है प्रोडक्ट, अच्छा। अलग अलग सेक्टर रहते हैं। मानसून में हमारे B2B ज्यादा हो गए, तो वो हिसाब से थोड़ा अगर कम दिखता है। बट ओवरऑल हमारा ग्रोथ जो एजेंडा है वो इंटैक्ट है कि हम मार्केट से 2 या 3 गुना, अगर मार्केट 3% ग्रो हो रहा है तो हम उसके 2 या 3 गुना। हाँ, तो वो इस बार की रिलीज में लिखा भी हुआ है कि वॉल्यूम ग्रोथ रेट आपका 2 to 3x ऑफ इंडस्ट्री रहा है। हाँ जी। तो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस उस लिहाज से। और अगर इंडस्ट्री से इस तरह से आउट परफॉर्म करो रवि सर, तो इसका मतलब है आप लोग बढ़िया मार्केट शेयर गेन कर रहे होगे। कुछ करंट अंदाजा दे सकते हो लुब्रिकेंट मार्केट्स में इस समय गल्फ ऑयल का मार्केट शेयर कहां की खड़ा हो गया है? देखिए, ओवरऑल हम देखेंगे, क्योंकि हम ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स में है, प्रोसेस ऑयल्स वगैरह हम नहीं करते हैं, व्हाइट ऑयल्स। अगर ये दोनों सेक्टर हम ले लें, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल, तो लगभग हमारा 6-7% मार्केट शेयर है। और कई सेक्टर्स जैसे डीजल इंजन ऑयल और मोटरसाइकिल, उसमें लगभग 8-9% से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये हमारा ओवरऑल पोजिशन है। और प्राइवेट सेक्टर में हम टॉप 3 में है, और लगभग 15-16 ईयर्स बैक हम नंबर 6-7 पे थे। अब मैं पॉइंट नंबर 2 है, और हर कुछ सेक्टर्स में हम स्ट्रॉन्ग नंबर 2 है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये हमारा पोजीशन पर है तो बड़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, खासतौर पर डोमेस्टिक मार्केट में लार्जली OMCs, सरकारी OMCs डोमिनेट करते हैं। ये जो मार्केट शेयर गेन आ रहा है लार्जली OMCs से ही, सरकारी कंपनियों से ही आप लोग प्राइवेट सेक्टर शेयर छीन रहा है, ऐसा है क्या? सर, ऐसा है कि देखिए, मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं, ये एक लो इन्वॉल्वमेंट, मिड इन्वॉल्वमेंट, हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है। तो कई सेक्टर्स में जिसमें हम हैं, तो मैं कहूँगा गल्फ जो प्रोडक्ट्स पेश कर रहे हैं, जो ब्रांड हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं। जो हमारे आप देखेंगे प्रीमियम सेगमेंट में भी है, मास सेगमेंट में भी है, B2C B2B में है। तो मैं कहूँगा कि मार्केट शेयर हमारा कंज्यूमर एक्सेप्टेंस से ग्रो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन से ग्रो हो रहा है, हमारे B2B पार्टनरशिप्स के साथ हो रहा है। हमारे कुछ 35-40 प्लस OEMs हैं जिसमें हम डेफिनेटली गेन हुए हैं। हमारे B2C मार्केट में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अब नंबर 2 है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये मैं कहूँगा ऑल राउंड स्ट्रैटेजी है। और कंज्यूमर्स हमारे ब्रांड के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, कई सेगमेंट्स में आप देखेंगे कि वैल्यू कस्टमर्स हैं, प्रीमियम कस्टमर्स है, B2B में सर्विस चाहते हैं। तो एक कड़ी है एक हमारी स्ट्रैटेजी की, जो कई हमारे जो फोकस सेगमेंट्स है उसमें हमने काफी मार्केट शेयर गेन हुआ है लास्ट डिकेड से।
नहीं, और रेटिंग एजेंसीज भी एक्नॉलेज करती हैं। नतीजों के बाद मेरे ख्याल से इकरा का अपडेट आया था, लॉन्ग टर्म रेटिंग्स को अपग्रेड कर दिया AA से AA+ की तरफ, शॉर्ट टर्म रेटिंग्स को रीअफर्म करा। पर इसका कोई फायदा, बैलेंस शीट नेट तो आप कैश पे बैठे हो, पर बैलेंस शीट पे वो ग्रॉस डेट कितनी है रवि सर? प्लस उसी इकरा की रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि एक सीरियस कंसर्न है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे, जो एक्सपोजर होता है बेस ऑयल की प्राइसेस पे। वो बिल्कुल ठीक है, वो तो खैर नेचुरल आपका सबसे बड़ा इनपुट है, पर एक अंदाजा, अगर कच्चा तेल $1 मूव करता है और परसिस्टेंट रहता है, एक क्वार्टर में 1% मूव करता है, तो आप लोग के लिए किस हद तक इंपैक्ट पड़ता है धंधे पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे? ऐसा कोई बॉलपार्क कैलकुलेशन होता है, अदर थिंग्स बीइंग स्टेबल? नहीं, हमारा देखिए काफ़ी डिटेल कैलकुलेशन है, बट मैं जो आप बताना चाहूँगा कि देखिए रॉ मटेरियल जो हमारा बेस ऑयल है वो रिफाइनरी से आता है, और जनरली ये 2 या 3 महीने का लैग टाइम होता है अगर ये अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि कई बेस ऑयल्स अलग अलग क्वालिटी के हैं, वो रिफाइनरीज के हिसाब से आउटपुट और इनपुट देखते हैं। तो अगर आप जनरली देखें तो अगर अगर आप देखेंगे बेस ऑयल बढ़ रहा है क्योंकि क्रूड बढ़ रहा है, तो उसमें फिर हम प्राइसेस जो है वो पास ऑन करते हैं। कंज्यूमर सेगमेंट में जो बाजार है उसमें प्राइस अनाउंस हो जाता है, B2 में थोड़ा प्राइस वेरिएशन क्लॉज होता है। तो ये जनरल इंडस्ट्री का डिसिप्लिन रहा है कि ये अगर बढ़ता है तो पास ऑन हो जाएगा, अगर कम हो गया तो हम घटा देते हैं, कुछ हमारे स्कीम्स रहते हैं उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये एक इंडस्ट्री का एक कड़ी है हमारी, जो हर कंपनी है फॉलो कर रही है। तो अगर प्राइस स्टेबल रहते हैं क्रूड के, और फिर हम मार्जिन एक्सपेंशन कर सकते हैं। बट हमारे दूसरे भी स्ट्रैटेजी है मार्जिन एक्सपेंशन, अच्छे सेगमेंट को बेचे, अच्छा प्रोडक्ट मिक्स बेचे, डेफिनेटली अपने कॉस्ट कंट्रोल करें। तो मैं करूँगा इन दोनों का मिश्रण है जिससे हम मार्जिन बढ़ा सकते हैं। ठीक बात। एक हो गया Q2 परफॉर्मेंस, एक हो गया रेटिंग्स अपग्रेड, और तीसरा अपडेट आया था वो पियाजो के साथ, जो आपका करार था उसे एक्सटेंड कर दिया। मार्केटिंग ऑफ हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट सॉल्यूशंस CV बिजनेस के लिए, इफेक्टिव अंटिल 2030। अच्छा रवि सर, 2020 से मेरे ख्याल से करार हुआ था जो आपने वीव करा था पियाजो के साथ। तो अब तक पियाजो को कितना माल बेचते हो आप इस समय? वो जेवी या उस समय, जो इस समय वो करार कितने सेल्स लेकर आता है आपके लिए, गल्फ ऑयल के लिए? आपने ठीक कहा आशीष जी, ये काफ़ी सालों से हम पियाजो के साथ हैं, और हमारी जो रिलेशनशिप है OEMs के साथ लगभग 40 OEM है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक मैं कहूँगा ग्रोइंग रिलेशनशिप है। लगभग हमारा टोटल देखेंगे तो 20% प्लस सेल OEMs के थ्रू आता है, उनके हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे जो रिलेशनशिप है। और मैं कहूँगा पियाजो हमारे लिए टॉप 5 OEM है, और जैसे वो ग्रो कर रहे हैं हम भी ग्रो कर रहे हैं मार्केट में। कुछ साल पहले ऑब्वियसली कोविड आया था तो कम हो गया था कंजम्पशन ओवरऑल, बट अब जो कड़ी देखेंगे आपकी ग्रोथ की कड़ी है, और ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, तो इसमें भी हम जैसे 2 to 3x बोलते हैं, तो पियाजो के साथ हम काफ़ी उनके पूरे चैनल्स में हम जुड़े हुए हैं, उनके फैक्ट्री फिल में, और एक हाई परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट्स उनके जो व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स, और उनकी जो EV व्हीकल्स आज के, उसके लिए भी हम सप्लाई कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए OEM रिलेशनशिप है, और जैसे उनका ग्रोथ हो रहा है और हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं उनके लूप कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, तो मैं उसमें भी हमारी जो ग्रोथ है, जैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल ग्रोथ, तो सिमिलर ग्रोथ है कि हम 2 to 3 टाइम्स मार्केट ग्रोथ इस कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ग्रो करेंगे। ब्यूटीफुल। हाँ, ये बात सही है, इस बार तो EV फ्लूइड्स भी इन्वॉल्व हैं इस करार में। अच्छा रवि सर, वो सीजनैलिटी, वो फ्लड्स, वो रेन, सब अपनी जगह, पर एक्चुअली Q2 को लेकर थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति थी। जैसे इंडिया इंक के जो नंबर्स आए, सरप्राइजिंगली एक स्लो डाउन देखने को मिला। उसके बाद इस फ्राइडे को जो GDP के आंकड़े आए वो उसी बात को हाईलाइट कर रहे थे कि थी तो अर्थव्यवस्था ठंडी पूरे Q2 में। कुछ हद तक वो पेन आपने भी देखा क्या स्लो डाउन का? और फिर क्योंकि अब तो सितंबर की बात है, नया क्वार्टर शुरू हो चुका है, अब 2 महीने निकल गए नए क्वार्टर के भी, हालात क्या वाकई मीनिंगफुली पिकअप होना शुरू हुए रवि सर क्या इन 2 महीनों में? देखिए, हमारी इंडस्ट्री जो हम देख रहे हैं, हमारे सेगमेंट्स जो हैं, उसमें कमर्शियल व्हीकल में थोड़ा स्लो डाउन आया है, और फैक्ट्री फिल में भी स्लो डाउन है। और जो आंकड़े हमको मिल रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स में और जो हम मार्केट में देख रहे हैं, कि उम्मीद है कि H2 में ये पिकअप होगा। और क्योंकि इलेक्शंस और ये मानसून लेड क्वार्टर था, आप देख रहे थे कई जगह हीट वेव्स थे, फिर मानसून भी बढ़ गए, तो मैं कहूँगा थोड़ा इसमें ये Q2 और पार्ट ऑफ Q1 में इम्पैक्ट आया है। और हमें जो लग रहा है, जो अभी देख रहे हैं कि ये सेगमेंट सब पिकअप हो रहे हैं, और हमारे जो गेम प्लान है कि हमारे जो स्ट्रैटेजीज है कि हमारा मार्केट शेयर इतना हाई नहीं है, ओवरऑल 6-7% मैंने बताया, और कुछ सेगमेंट % है। तो हमारी कड़ी तो यही है कि हम कैसे गेन करें, डिस्ट्रीब्यूशन गेन करें, बट उम्मीद जरूर है कि
H2 में सेकेंड हाफ में मार्केट कंडीशंस जरूर इंप्रूव होंगे, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नए, काफी आप देख रहे हैं कि व्हीकल्स भी सेल्स हो रही है, और मैं कहूंगा कि H2 हमेशा H1 से बेहतर ही रहता है, तो ये उम्मीद है। और मुझे भी लग रहा है कि जो आंकड़े आ रहे हैं अभी उससे कंजम्पशन बढ़ रहा है। अच्छा रवि सर, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की आपके आने से पहले सब टटोल रहा था बैठे बैठे में, वेबसाइट पे जाऊं तो ऐसा लगता है, अपन कहते हैं लुब्रिकेंट्स का बड़ा प्लेयर हो गया है गल्फ ऑयल, टॉप 3 प्राइवेट प्लेयर्स में से एक, पर वेबसाइट बताती है कई सारे ऐसा लगता है नॉन कोर भी बिजनेसेस हैं जिससे आप लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। ये नॉन कोर क्या है, कितना रेवेन्यू इस समय उनसे मोबिलाइजेशन होता है, और जब किसी चीज को नॉन कोर कहते हैं तो इवेंचुअली लगता है कि आप कोर पे फोकस करोगे, नॉन कोर को निकालोगे बाहर, ऐसा कोई वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी भी हो रही है रवि सर? नहीं, देखिए हमारी मेन कोर बिजनेस जो है लुब्रिकेंट्स है, यस, वो रहेगी, क्योंकि वो इंडस्ट्री ईवी के जो आंकड़े आ रहे हैं वो पेनिट्रेशन नेक्स्ट 10 इयर्स भी लेंगे तो लुब्रिकेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल, ये कायम है कि ग्रोथ वो कोर है, 3-4% होगा। हमारा जो सप्लीमेंट्री और मैं कहूंगा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है एडब्लू, जो कमर्शियल व्हीकल्स में BS6 में जाता है, कंपलसरी है, तो वो मैं कहूंगा हमारे कस्टमर का डिमांड था, हमारे रिटेलर का डिमांड था, OEM का डिमांड था, तो ये एडिशनल रेवेन्यू लाया है एक प्रोडक्ट। इट इज नॉट मेड आउट ऑफ बेस ऑयल, बट ये एक वाटर बेस्ड यूरिया, हाईली ऑटोमेटेड यूरिया है जो BS6 में जाता है, जो एमिशंस को हम क्लीन करके देता है, तो ये हमारा एक और इनकम है। और हमने ईवी में भी, ईवी वैल्यू चेन में चार्जर्स में हमने एक एंट्री की है, AC स्लो चार्जर्स, जो जिसमें हमने एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट किया है, इंदिरा करके कंपनी है, उसके चार्जर्स हम इंडिया में लाएंगे। और DC फास्ट चार्जर्स में हमने टायरेक्स एक कंपनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो DC चार्जर्स में लगभग 8% उनका मार्केट शेयर, उसमें भी हम देख रहे हैं कि कैसे उसको हम इस DC चार्जर, फास्ट चार्जर मार्केट में कैसे टायरेक्स के साथ हम इस मार्केट में और ग्रो करें। और क्योंकि हमारे बस OEMs हैं, हमारा नेटवर्क है, तो ये एक कहूंगा मैं कि एक नॉन लुब्रिकेंट एरिया में हमने जो एंट्री की है, और हमें उम्मीद है कि ये चार्जर बिजनेस लगभग 500 to 600 करोड़ हमको रेवेन्यू दे सकता है विद सिमिलर मार्जिन इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, ले के सब रिलेटेड ही है अभी तो ऐसा। अच्छा एक लास्ट सवाल रवि सर, अभी क्या है, वो एक चीज थोड़ी खलती है हम रिटेल को, जब प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो ऐसा लगता है ठंडी पड़ रही है, माल छोड़ रहे हैं प्रमोटर्स, फिर वो सवाल उठता है कि स्किन इन द गेम, स्किन इन द गेम, वो कम क्यों कर रहे हैं भाई? वो प्रमोटर्स ने माल छोड़ा था, मेरे ख्याल से सितंबर में गल्फ ऑयल इंटरनेशनल मॉरिशस ने 4.5% के आसपास हिस्सा बेच दिया था, 22 लाख के आसपास शेयर्स। क्यों बेचे थे? और ऐसा तो कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है नहीं, आप लोग तो थ्रेशोल्ड से नीचे प्रमोटर होल्डिंग थी, तो और बेच देंगे इस बात का डर लगा रहता है। सर अभी जो थे, ये जो आपने कहा था कि ये मेनली जो हमको फीडबैक आया था कि लिक्विडिटी शेयर की हम बढ़ाएं, तो इसी कड़ी के लिए हमने ये हमारे जो बोर्ड ने डिसाइड किया था और ये किया था, तो ये बेसिक इसका लॉजिक यही है। और डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, आप देख रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट भी देख रहे हैं, डिविडेंड भी अच्छा हम दे रहे हैं। डिजायर्ड लिक्विडिटी मिल गई है रवि सर, अब जरूरत नहीं पड़ेगी माल बेचने की, ऐसा मानूं? Yes, absolutely. I think the liquidity was the demand was for some liquidity in the market, which I think we kind of expected at this level. रवि सर, बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके, आज सारे दिमाग के चाक्षु गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स रिलेटेड खुल गए हमारे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक।